किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ एक घटना घटी, जिसमें हुई गहमा-गहमी में राकेश टिकैत की पगड़ी तक सिर से गिर गई थी। इसके बाद आक्रोशित भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने देर रात एक मीटिंग का आयोजन कर शनिवार को ही मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में एक बड़ी महापंचायत की घोषणा कर दी थी। इसी महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए शामली से भी सैकड़ों की संख्या में किसानों का जत्था भी मुजफ्फरनगर की पंचायत में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुआ। किसान नेता कुलदीप पंवार व भारतीय किसान यूनियन प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल खटियान ने बताया कि मुजफ्फरनगर में होने वाली पंचायत में शामली से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जा रहे हैं। पूरा मामला ये है कि कल एक वहां जन आक्रोश रैली थी सभी संगठनों की संयुक्त रूप से, तो वहां कथित कुछ लोगों ने जो अपने को कहे भाई हम हिंदूवादी हैं, उन्होंने जो है राकेश टिकैत जी के साथ जो है दुर्व्यवहार करने की कोशिश करी, जबकि वे कामयाब नहीं हो पाए। पर जितना करा वो गलत है। उस विषय में ही आज जो है वहाँ एक बड़ी किसान महापंचायत बुलाई गई है। निर्णय आज जो भी लिया जाएगा उस पंचायत में लिया जाएगा और बड़ा ही निर्णय लिया जाएगा। अगर इस सरकार में कोई बोल लगा तो उसके साथ जो है ये बदतमीजी करवाओगे या दुर्व्यवहार करवाओगे। हमें सरकार से चाहिए क्या? शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा। भाई सुरक्षा ये दे नहीं पा रहे। वहां जो वे सालानी मरे कश्मीर में, भाई इनकी कमी में तो मरे सरकार के। कौशाम्बी पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद शुभम द्विवेदी की अस्थियां परिजन सैनी चौराहे पर पहुंचे। बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष अमरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा फूल माला विसर्जित कर दुख जताया गया। अस्थियों को संगम में प्रवाहित करने के लिए परिजन कानपुर से प्रयागराज जा रहे थे। सैनी चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने फूल माला विसर्जित कर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में आयोजित जन आक्रोश रैली में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ एक घटना घटी थी, जिसमें हुई गहमा-गहमी में राकेश टिकैत की पगड़ी तक सिर से गिर गई। इसके बाद आक्रोशित भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने देर रात एक मीटिंग का आयोजन कर शनिवार को ही मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में एक बड़ी महापंचायत की घोषणा कर दी थी। इसी महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए शामली से भी सैकड़ों की संख्या में किसानों का जत्था भी मुजफ्फरनगर की पंचायत में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुआ। किसान नेता कुलदीप पंवार और भारतीय किसान यूनियन प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल खटियान ने बताया कि मुजफ्फरनगर में होने वाली पंचायत में शामली से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। आदि जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर है। हिमांशु, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता महापंचायत के लिए रवाना हो रहे हैं और ये राकेश टिकैत के आह्वान पर यह महापंचायत की गई है, क्या जानकारी मिल रही है ताजा? जी, आपको बता दें, कल वहाँ जब राकेश टिकैत जी वहाँ गए थे तो उनके साथ दुर्व्यवहार कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों के द्वारा किया गया था। उसी को देखते हुए महापंचायत वहाँ पे की जा रही है और सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ से गए हैं और वहाँ पर जो भी कुछ फैसला होगा वो आगे की रणनीति को तय करेगा। जी रवि, लोग यहाँ पर शामिल हो सकते हैं? जी रवि, कितनी संख्या में लोग शामिल हो सकते हैं और यहाँ पर प्रशासन की क्या तैयारियां आप देखते हैं हिमांशु? प्रशासन की तैयारी पूरी है यहाँ पर और अच्छे से यहाँ से सब लोग गए हैं और लगभग यहाँ से अगर शामली की माने तो तकरीबन 1000 के आसपास यहाँ से लोग ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अपनी मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। जी ठीक है हिमांशु, आप कह रहे हैं कि यहाँ के लिए रवाना हो गए हैं और भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता महापंचायत के लिए रवाना हुए हैं। अब और क्या जानकारी मिल रही है इस महापंचायत को लेकर हिमांशु, क्योंकि यहाँ पर आपने कहा कि बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे और किन किन जगहों से भी लोग इस महापंचायत में आ रहे हैं? आसपास के क्षेत्र के जिन आसपास के जो जनपद हैं उनके सभी के जो पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। आम लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं और जिस तरह से कल उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है उसी को लेकर ये पंचायत की जा रही है और क्योंकि मुजफ्फरनगर में ही ऐसा हुआ है तो इसलिए मुजफ्फरनगर को महापंचायत के लिए चुना गया है। ठीक है हिमांशु, और अब आपसे ताजा अपडेट लेते रहेंगे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, कानपुर जिलाधिकारी ने थाना सेन पश्चिम पारा के निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया, जहां 17 करोड़ की परियोजना में गंभीर तकनीकी खामियां पाई गई।
स्ट्रक्चरल डिजाइन की कमी को पीडब्ल्यूडी पहले ही चिन्हित कर चुका है। मौके पर कोई भी डिग्रीधारी या डिप्लोमा इंजीनियर नहीं मिला। 5 करोड़ से अधिक की परियोजना को बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के शुरू कर दिया गया। जिलाधिकारी ने इसे लापरवाही मान अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी संकेत दिए हैं। इस शासन के गृह विभाग द्वारा जो नवनिर्मित हमारे थाना भवन है, थाना क्षेत्र है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना ये पश्चिम सेनपारा की है, जहाँ पे और चौराहे से आती है। और इसमें 2 परियोजनाएं हैं, 8 करोड़, 8.5 करोड़ की, एक आवासीय और एक अनावासीय। तो करीब 17 करोड़ की परियोजनाएं यहाँ चल रही हैं यहाँ पे, जिसको यूपी सिडको कार्यदायी संस्था के रूप में देख रहा है, शासन से नामित है। उसके क्रम में जो अभी निरीक्षण किया गया है एक्सीएन यूपी सिडको के साथ में मिस्टर मनोज और हमारे एक्सीएन पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड मिस्टर अनूप के साथ में, उसमें स्ट्रक्चरल डिजाइन्स में कुछ फॉल्ट हैं जो कि पीडब्ल्यूडी ने भी पॉइंट आउट किए हैं और मुझे भी लग रहा है। जो इतनी बड़ी परियोजना के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके लिए कंपलसरी है कि यहाँ पे एक डिग्री होल्डर कोई इंजीनियर और डिप्लोमा होल्डर 2 इंजीनियर होने चाहिए, ताकि परियोजना का जो पर्यवेक्षण है वो सिर्फ मिस्त्री और मजदूर पर ना निर्भर रह जाए। अनफॉर्चुनेटली कोई भी यहाँ नहीं मिला है। दूसरा, 5 करोड़ से बड़ी परियोजनाओं के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस मस्ट है। ये खेद का विषय है और डिसिप्लिन कार्रवाई का विषय है एक्सीएन यूपी सिडको के खिलाफ भी, कि अगर उसमें था इस प्रकार से तो उन्होंने कैसे इस विषय में बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के ये परियोजना इनसे करने दी इसमें। इसके अतिरिक्त जो कार्य की गति है वो अभी धीमी है। उनका कहना है कि उन्होंने शायद कुछ फाइन लगाया, बहुत नॉमिनल था, व्हिच इज नॉट सफिशिएंट। जो कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई अपना साइट इंजीनियर नहीं रख रहा है, कई जगह रिपेयर है, बीम्स टेढ़ी हैं, इस प्रकार से जो स्ट्रक्चरली अनसेफ बिल्डिंग हो सकती है और जो लॉन्ग टर्म बिल्डिंग को नुकसान कर सकता है। खबर मऊ से है, जहां प्रेमिका की शादी रोकने के लिए प्रेमी ने तेजाब फेंक दिया। बताया जा रहा है कि 5 सालों से युवती और युवक का प्रेम प्रसंग चल रहा था और 27 मई को युवती की शादी होने वाली थी। वहीं तेजाब फेंकने वाले मामले में 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। बता दें कि 35 वर्षीय प्रेमी पहले से शादीशुदा और बच्चों का पिता है। ये मामले का खुलासा अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह ने किया। इसमें जो अभियुक्त बनाया गया था वो सकलू यादव पुत्र रामानंद यादव, जो कि कटिहारी बुजुर्ग उसी लड़की के गांव का निवासी। लेकिन जब पुलिस द्वारा इसमें एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की गई और तमाम हमारी टीमें इस पर काम करने लगी, तो उस बाद कुछ चीज़ें सामने आई, जिसमें एक राम जन्म सिंह पटेल पुत्र स्वर्गीय सदाफल पटेल निवासी कनकुडी थाना घोसी है। जो जानकारी मिली कि इस व्यक्ति का प्रेम संबंध इस लड़की से पिछले 5 वर्ष से चल रहा था और इसकी शादी भी हो चुकी है, इस लड़के की बच्चे भी हैं, लेकिन ये इससे शादी भी करना चाहता है। तो इसी के द्वारा 2 व्यक्तियों, जिनका नाम मनोज यादव पुत्र चंद्रमा यादव निवासी लहरो दुनवार थाना कोपागंज और प्रदीप यादव पुत्र सुंदर यादव निवासी चरैया थाना कोपागंज जनपद मऊ, इनसे संपर्क किया गया। तो उस पर तेजाब फेंकने की घटना इन लोगों के द्वारा कारित की गई, जिसमें इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। और जो गिरफ्तार किया गया है वो राम जन्म सिंह को असना नहर के पास से गिरफ्तार किया और मनोज यादव प्रदीप यादव को नदवासरा अंडर पास से गिरफ्तार किया। लड़की की शादी 27/5/2025 को फिक्स थी और तिलक जो था वो 23/5 को था। तो वो एक लड़की से, जो राम जन्म पटेल है, वो ये कह रहा था कि इस शादी को मत करो, इसी उसको लेके इसके द्वारा ये घटना कर। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर मिल पा रही है विनय? जी, किस लड़की जा रही थी अपने घर, तो उसके दौरान तेजाब फेंक दिया गया। तेजाब फेंकने से वो पूरी तरह से घायल हो गई थी। उसके जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहाँ उसका इलाज चल रहा था। और आज पुलिस ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, जहाँ तेजाब फेंकने के मामले में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और चूंकि पहले से ही ये शादीशुदा व्यक्ति था और इसके परिवार के लोग नहीं चाह रहे थे शादी करना, और इसकी शादी हो चुकी थी और इसी शादी को रोकने के लिए, अपनी प्रेमिका की शादी को रोकने के लिए ये बड़ा परेशान था, इसलिए उसने तेजाब फेंका था। क्योंकि इसकी शादी, लड़की की शादी 23 मई को तिलक था और 27 मई को शादी होने वाली थी। जी ठीक है विनय, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। कन्नौज में 2 महीने पहले बेटी के प्रेम प्रसंग से परेशान पिता ने अपने भतीजे के साथ मिलकर बेटी की हत्या कर दी।
पिता ने शव ठिकाने लगाने के लिए पड़ोसी गांव के 2 लोगों को 70,000 रुपए देकर जंगल में उसे जला दिया और उसके बाद ठठिया थाने में अपहरण का झूठा मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस को शक होने पर पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद पुलिस ने पिता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए ये 6 फरवरी को एक महेंद्र जाटव हैं और शेर थाना ठठिया के रहने वाले हैं। इन्होंने एक अपहरण के संबंध में अपनी नाबालिग लड़की के संबंध में एक सूचना दी थी थाने में। तो उस समय ये सूचना दर्ज की गई थी और बाद में जब उसकी तकनीकी जांच हुई और विवेचना हुई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि उसकी गुमशुदगी अपहरण नहीं बल्कि उसकी ऑनर किलिंग हुई है, हत्या हुई है, जिसमें घर वालों का ही दोष है, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और साक्ष्यों के आधार पर और इनसे जो पूछताछ की गई है तो इन्होंने पूरी घटना को स्वीकार करते हुए बताया है कि उसकी लड़की का एक पड़ोसी लड़के से प्रेम प्रसंग था और उसको हम लोगों ने बहुत समझाया था। जब नहीं मानी तो उसकी गला दबा कर हत्या कर दी है और उसको दूसरा रूप देने के लिए पहले फांसी के फंदे पर भी लटकाया गया, लेकिन जब ये शक हुआ कि ये स्ट्रैंगुलेशन आ जाएगा तो उसको ले जा करके करशाह के जंगल में उसको डेड बॉडी को जला दिया और पूरी घटना का खुलासा हुआ है, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें हत्या में मुकदमा को तरमीम करके इनको जेल भेजा जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रईस खान इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। रईस, जिस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, कैसे पुलिस को यहाँ पर सबूत मिले और कैसे चौंकाने वाला खुलासा पुलिस कर पाए और क्या ताजा अपडेट और मिल रहा है? जी, आपको बता दी पूरा मामला थाना ठठिया क्षेत्र के औसेर गांव का है, जहां से रहने वाली एक नाबालिग जो थी, जो अपने पड़ोस के ही गांव के एक युवक से प्यार करती थी। प्यार परवाना इतना चढ़ गया कि दोनों मिलते थे तो पिता को नागवार गुजरी। तो पिता ने अपने भतीजे के साथ मिलकर उसकी गला दबाकर पहले हत्या कर दी, फिर सब फांसी पर लटकाया, लेकिन साथ छुपाने के लिए उसने पड़ोसी गांव के 2 लोगों से 70,000 रुपए में सौदा कर सबको ले जाकर जंगल में जला दिया था और थाने आकर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी और पुलिस को सभी पिता को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने खुलासा किया, पिता और उसके भतीजे सहित 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसका आज पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया है। जी ठीक है रईस, बहुत शुक्रिया आपका। और समान नागरिक संहिता को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। उनके साथ ही यहां पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। मंत्री धन सिंह रावत और एक टुकड़ा करके जंगल में फेंक कर आता था और उसके माता पिता को जानकारी तक नहीं हो पाई, क्योंकि कोई जानकारी नहीं थी। लिव इन में रहते हैं और वो सोशल मीडिया के अकाउंट में भी उसके अकाउंट से लगातार बात करता रहा। भाइयों बहनों, हमने लिव इन का प्रावधान इसलिए भी किया है कि जो लिव इन में रहने वाले हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। अब कोई मेहताब जैसा ऐसा राक्षस हमारी श्रद्धा जैसी बिटिया के साथ इस प्रकार की करतूत न कर पाए, इस प्रकार का अपराध न कर पाए। और ये सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, महिलाओं के साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी, पुरुषों के लिए भी जरूरी है। कई बार सामान्य स्थितियों में जब अच्छे संबंध होते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन अनावश्यक रूप से वाद विवाद बढ़ता है, संबंध रहते रहते ठीक नहीं होते, तो ये स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण से लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, अपराध होते हैं, हिंसा होती है। और एक नहीं, अभी 2 दिन पहले यही सितारगंज की घटना है। यहाँ की एक बहन जो है इस लिव इन में चली गई और अब जब खोजबीन शुरू होने लगी तो पता लगा कि उसका तो गला काट के उसको डाल दिया है। जानकारी न होना ये बहुत बड़ा असुरक्षा का कारण है। और उन माता पिता के बारे में भी सोचिए जिनके बेटे बेटियां, उनके बच्चे लिव इन में रहते हैं, पता नहीं लगता है, लेकिन जब उनके साथ घटना हो जाती है तो उनके माता पिता के पास भी
सिवाय जीवन भर रोने के, सिवाय जीवन भर पछताने के, दुख मनाने के कोई भी जो है रास्ता उनके सामने नहीं होता है। इसलिए सबकी सुरक्षा का प्रावधान हमने किया है और ऐसी घटनाओं को रोक लगाने के लिए हमने ये प्रावधान किया है। इसके साथ ही यदि लड़के या लड़की की उम्र 21 वर्ष से कम है तो उनके माता पिता को भी, सहमति को भी उनका अनिवार्य किया गया है इसमें। और लिव इन का रजिस्ट्रेशन होने के बाद यदि रिश्ते में कोई विवाद होता है, महिला साथी को कानूनी तौर पर गुजारा भत्ता प्राप्त करने का भी अधिकार मिलेगा। इसके साथ ही इन संबंधों में जन्मे बच्चों को भी, उनको भी वैधानिकता मिलेगी। उनके भविष्य का भी प्रावधान किया गया है कि वो संपत्ति में उत्तराधिकार के पात्र होगा। भाइयों बहनों, हमने एक बार पुनः सिद्ध किया है कि यदि नियत साफ है और जनभावना साथ हो तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं है, कोई भी काम किया जा सकता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर ऐसे अनेक काम हुए हैं, एक के बाद एक कानून। अभी देखिए आप, कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन जैसे ऐसे क्रांतिकारी अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। आज मुझे गर्व है कि देवभूमि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता को लागू करके देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। समान नागरिक संहिता जनसंघ के जमाने से ही हमारी वैचारिक संकल्पों का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है, क्योंकि ये कोई साधारण विषय नहीं है। ये न्याय, समानता और राष्ट्र की एकता का विषय है। हम उत्तराखंडी लोग सदैव ऐसे विषयों में सबसे आगे रहे हैं और जब मैंने पहली बार राज्य के मुख्य सेवक के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी, तब से ही मेरे मन में सोच थी कि कानून सबके लिए बराबर क्यों नहीं हो सकता, क्या किसी बेटी का अधिकार उसके धर्म के अनुसार तय होगा। ऐसे अनेक प्रश्न मेरे मन पर आते थे। आखिर कब तक इनको उत्तराधिकार मिलेगा या विवाह का न्याय अलग अलग तराजू पर तोला जाता रहेगा। और सच में ये मुझे लगता है कि मेरा प्रश्न जरूर होगा कि मुझे इस राज्य की सेवा करने का अवसर मिल गया, लेकिन मेरे जैसे प्रश्न आप सबके बीच में, आपके भी होंगे और यहाँ बैठे हुए लोगों के तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उनके मन में होगा। और हमने इन सवालों का जवाब सिर्फ विचार का विषय ही नहीं माना, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जन संवाद और सहभागिता के माध्यम से उत्तराखंड की मिट्टी में उतारने का कार्य भी हमने किया है। समान नागरिक संहिता किसी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। कई लोग इसको दुष्प्रचारित भी कर रहे हैं, लोगों में एक तरह से भ्रम डालने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये किसी के खिलाफ नहीं है, किसी को टारगेट करके ये नहीं किया गया है, बल्कि ये समाज की कुप्रथाओं को मिटाकर सभी नागरिकों में। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हरिद्वार से आप सुन रहे थे। समान नागरिक संहिता पर यहां पर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री ने कहा कि कितनी आवश्यकता थी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की। आगे बढ़ते हैं, खबर आगरा से है, जहां जूस पीने के दौरान युवक को गोली मारने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बता दें कि 26 अप्रैल को मिलन नामक युवक को जूस पीने के दौरान गोली मारी गई थी। वहीं देर रात पुलिस की ओर से चेकिंग के दौरान पुलिस ने अमन और अभिषेक को रोकने का प्रयास किया। ऐसे में दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। उसके बाद जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई। वहीं इलाज के लिए अमन और अभिषेक उर्फ रॉनी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा बाइक बरामद की है। यह घटना सिकंदरा थाना क्षेत्र के सुनारी इलाके में हुई है। आज 3 तारीख को थाना सिकंदरा द्वारा यहाँ पे एक सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें एक मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 26 तारीख को जो मिलन नाम की युवक के ऊपर गोली चली थी, इसमें जो 2 संदिग्ध थे, जिनका नाम अमन, दूसरे का नाम रोनी उर्फ अभिषेक, ये सोनारी चौराहे से मथुरा की तरफ आज जाने वाले हैं और वो यहाँ पे छुपे होने की भी संभावना थी। जब पुलिस अपने ही बहुत सघनता से जो चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल पे 2 सवार युवक आए। उन्होंने पुलिस को चेकिंग में उल्टी दिशा में उन्होंने जाने का प्रयास किया। दूसरी तरफ से जब पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस को जान से मारने की नीयत से पुलिस के ऊपर फायर खोला। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अपनी तरफ से खुद के बचाव में जो फायरिंग की, जिसमें दोनों युवकों को पाँव में गोली लगी है और उनको अभी उपचार के लिए अस्पताल भेजा।
केंद्र में 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार है और देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारी वर्षों से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा कर्मचारियों में आक्रोश है। यूपी के देवरिया सहित कई जिलों में कर्मचारियों ने आंदोलन किया। इस रिपोर्ट में देखें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले देवरिया, फतेहपुर सहित कई जनपदों के शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया और तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को समर्पित ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने मांग की है कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे। आज का यह प्रदर्शन उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ प्रदेशीय नेतृत्व के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में एक साथ बीएसए कार्यालय पे चल रहा था। साहिबा के माध्यम से सीएम साहब को हमारा पत्र जाना है। 14 सूत्रीय मांग है, जिसमें प्रमुख मांग हमारा है कि ओपीएस बहाल किया जाए, पुरानी पेंशन हमें दी जाए, अंतर जनपदीय और अंतर जनपदीय स्थानांतरण नीति को तत्काल लागू करके शिक्षकों को उनका स्थानांतरण दिया जाए, उनका प्रमोशन जो बाधित किया गया है सन 15 से आज तक नहीं हो पा रहा है, उनको प्रमोशन दिया जाए, कैशलेस इलाज की व्यवस्था कराई जाए। देवरिया में शिक्षकों ने 14 सूत्री मांग को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सुभाष चौक होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च किया और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। प्राथमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश जनपद देवरिया की शाखा ने यहाँ पर एक ज्ञापन हम लोगों को प्रस्तुत किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजने के लिए उसमें जो समस्याएं हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री को चलाने में भेजा जा रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को समर्पित ज्ञापन पत्र सौंपा। ये प्रदर्शन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशन पर किया गया। दरअसल सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की जगह न्यू पेंशन सिस्टम एनपीएस लेकर आई, लेकिन कर्मचारी इसे मानने को तैयार नहीं है। जैसे यह जो आज का धरना प्रदर्शन लगाया गया है, वो हमारे उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के जो यशस्वी अध्यक्ष है डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, उन्हीं के द्वारा पूरे 75 जनपदों में लगाया गया। उसी के कड़ी में आज देवरिया जिले में भी यह धरना हम लोग भी लगाए हुए हैं और इसमें जो धरना का जो विभिन्न 14 सूत्री मांग है, उसमें पुरानी पेंशन सहित 14 मांगे हैं, जिसमें सभी शिक्षक हमारे उपस्थित थे और इसी के साथ आज हम सभी लोग इस धरने में उपस्थित होकर आए और धरना वहाँ 3 घंटे बीएसए कार्यालय में चला। फतेहपुर बीएसए कार्यालय फतेहपुर के बाहर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन बहाली सहित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस आंदोलन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह और जिला मंत्री विजय त्रिपाठी ने किया। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो भविष्य में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 14 सूत्रीय मांगों के उसमें सबसे पहले तो पुरानी पेंशन के संबंध में है। पुरानी पेंशन हम लोग बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं, जो शिक्षकों को या कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है, जबकि चाहे वो एमएलए हों, एमपी हों, उन लोगों को पुरानी पेंशन मिल रही है। हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन एमएलए, एमपी की भांति कर्मचारियों और शिक्षकों को भी दिया जाए। आगे जो भी रणनीति होगी वो प्रदेश अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिया जाएगा, उसके अनुसार कार्य किया। अन्य क्या मांगे हैं? अन्य मांगे हैं जैसे कि पदोन्नति होने के बाद कई वर्षों तक वो उसी पद पे कार्यरत हैं और प्रोन्नत वेतनमान किसी भी जगह प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अंतर जनपदीय स्थानांतरण और अंतः जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में भी मांग है, जो जल्द से जल्द की जाए। देश में सरकारी कर्मचारियों की अच्छी खासी संख्या है और वो एक बड़ा वोट बैंक भी है, जो लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। आए दिन सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अलग अलग प्रदेशों और शहरों में आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन अब तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। देवरिया से विजय तिवारी और फतेहपुर से नैज घोसी की रिपोर्ट। बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो।
इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे चैनल 24/7।